हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो अगले मॉक डिस्कशन में आ गए हम। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भाई दी पंडित्स का जो वीकली मॉक आता है, जो फ्री आता है, मॉक 9। ठीक है, हर हफ्ते मॉक आता है दी पंडित प्लेटफॉर्म पर। तो आपने करना क्या है, आपने पहले उस मॉक को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखना है। पहले मॉक को अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद आपको, पहले क्या था कि जो टेक्स्ट सॉल्यूशन था वो बाद में आपको देखने को मिलता था। अभी जैसे ही आप अटेम्प्ट करके ख़त्म करोगे तो टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको तुरंत दिख जाएगा। सबमिट करोगे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन दिख जाएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये अपनी डिस्कशन है इसको डबल स्पीड पे करके देख लो। इस डिस्कशन का क्या फ़ायदा होएगा, जो आपके मॉक की एनालिसिस है उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो इसमें एनालिसिस आपकी बेटर होगी, आप ये मान लो। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि लोग क्या करते हैं, लोग इंटरनेट से देखकर जीएस को अटेम्प्ट कर देंगे। कई लोग ये करेंगे, अब अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन पहले अवेलेबल हो रहे हैं तो उसके बाद वो मॉक को अटेम्प्ट कर लेंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लिया, फिर वो दोबारा दूसरी आईडी से मॉक को अटेम्प्ट करके वहाँ पर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है बस ये कि भाई जो रैंक है ना उसे देखकर डिमोटिवेट मत होना। अरे फर्स्ट वाले के तो इतने नंबर हैं। हर प्लेटफॉर्म पर, ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पर स्टार्टिंग के जो टॉप रैंक्स हैं वो ऐसे ही मतलब स्कैम करके फर्स्ट आ जाते हैं, पता नहीं उनको क्या मिलता है? ठीक है जी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सैटरडे संडे को जो मॉक लाइव होता है, 29 और 30 जून को ये मॉक लाइव हुआ था। ठीक है, तो मैं ये वीडियो हमेशा क्या करूँगा, संडे के फर्स्ट हाफ में डाल दिया करूँगा जो डिस्कशन की वीडियो है। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, आप संडे को मॉक दो सुबह सुबह है और कुछ ही टाइम के बाद आपको ये वीडियो मिल जाया करेगी संडे के फर्स्ट हाफ में। तो क्योंकि स्टूडेंट यही चाहता है कि मैं मॉक दूं, उसके बाद उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन दूं और उसको जल्द ही एनालाइज करूं, इस काम को मैं जल्द से जल्द खत्म कर लूं। तो ये जुगाड़ कर दिया है आपका। ठीक है भाई, तो इसके अंदर मैथ और रीजनिंग दोनों के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहले मैथ के, जैसे ही मैथ के खत्म होंगे उसके बाद रीजनिंग की डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। हम यहाँ पर टफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन में डिस्कस करने के लायक कुछ भी होएगा ना वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें थोड़ी सी एज मिल सकती है। ओके जी, और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप सेम पेज पर रहें, मेरी बातों को समझ पाएँ। तो यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो ये मैंने डाल रखी है रिसेंट ही, ये इसका नाम है, तो एक बार ये देख लेना ताकि जो भी मैं बात करूँ आप समझ पाओ। ये बहुत ज़रूरी है, मॉक देना सीख जाओगे आप। ये दी बेस्ट तरीका है मॉक देने का, इसके अलावा किसी और तरीके से दोगे तो गड़बड़ में ही रहोगे, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। ठीक है भाई, और कोई भी आपने फीडबैक देना है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई फिर। तो स्क्रीन को काला कर लें। तो जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा यार, उसको क्यों करना है। तो जिस क्वेश्चन को जितना डिस्कस करना है, किसी को फुल, किसी को आधा, किसी को जीरो, किसी क्वेश्चन में ये बताना है कि भाई इसको स्किप कर देते। और अब की बार वाला अगर हम मैथ का मॉक देखे तो थोड़ा सा इजियर साइड पे था। ठीक है, इजियर साइड पर क्यों था, क्वेश्चन इजी थे वो भी बोल सकते हैं। दूसरा मेन रीजन है कि जो पैटर्न थे वो रिपीटेटिव थे, पहचान में आने लायक थे। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हम बोले तो वो भी एक रिपीटेटिव पैटर्न पर बेस्ड था। ठीक, चलिए जी करते हैं। तो ये इजी है भाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 के हिसाब से निकलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम जिस भी क्वेश्चन के अंदर तीन तरह के क्वेश्चन होंगे कि हम फर्स्ट राउंड में कर देंगे, दूसरी तरह के क्वेश्चन है कि हम मार्क एंड रिव्यू करेंगे जो सेकंड राउंड में होंगे, तीसरी तरह के क्वेश्चन होते हैं कि हम स्किप कर देंगे। तो मैं बताता रहूँगा। फर्स्ट तरह का क्वेश्चन है, जिसको भी स्किप करना हो, जिसको भी मार्क एंड रिव्यू करना हो, मैं ये बताऊंगा क्योंकि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट, तो ये एक रिपीटेटिव पैटर्न है बट मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, हो सकता है आपका सोल्यूशन इंप्रूव हो जाए। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम का रेशियो है 3:7। ठीक है जी, इनकम का रेशियो। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:5, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:5। अब देखो, हो सकता है उनकी इनकम हो 3,000 और 7,000 हो सकता है, और एक्सपेंडिचर हो 200 और 500। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर और यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इन दोनों रेशियो का अलग अलग हो सकता है। हाँ जी सर, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे बोलता है कई बार इसका 80% ये है, इसके 40%, इसके 50% के बराबर है, ऐसे ऐसे।
हमें बस करना क्या होता है, इन रेशियोज को मर्ज करना होता है। तो उसको कैसे मर्ज करेंगे, देखो मन ही मन में ये मान लो ए और बी की इनकम है 3i और 7i, लिखने की जरूरत नहीं है। ए और बी का एक्सपेंडिचर है 2e और 5e, जो हम ऐसे लेते हैं ना 3a 7a 2b 5b, आप i और e मान लो, ठीक है। अब वो एक कंडीशन बता रहा है 80% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, तो बी का एक्सपेंडिचर कहाँ है, बी का एक्सपेंडिचर ये, तो ये है 5e, इसका 80% यानी कि 4/5 वो बराबर है इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। तो ए की इनकम क्या है 3i इज इक्वल टू 3i। तो बस i और e का रेशियो निकाल लो, मैंने i और e माने थे ना इनके मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इस e को मैं इधर ले गया, ठीक है जी, 5 से 5 कट गया अपना, ठीक है जी, और इस 3 को मैं इधर ले आया, तो i बटे e इज इक्वल टू 4:3। तो i हमने इनका मल्टीप्लायर मानना था, e हमने ये मानना था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, तो i 4 है तो e 3 है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दो, 4 × 12 4 × 7 28, 3 दूनी 6 3 5 15। सर इससे आपने क्या किया, इससे मैंने रेशियोज को मर्ज कर दिया, चारों रेशियोज को आप अब आपस में यूज कर सकते हो। उसने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, तो सेविंग 12 इनकम है, 6 एक्सपेंडिचर है, सेविंग होगी 12 में से 6 गए 6 और 28 में से 15 गए 13, 6:13। तो अगर आपको ये पता है तो इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, दूसरे वे से भी ये इजीली हो ही जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में करने लायक क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। तो ये भी इजी साइड पर ये क्वेश्चन यार, आपको अगर मान लो ऐसे हो 5 × 1/4, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है 5 + 1/4, तो आप करते हो 4 × 5 20 और 1 21/4, वही काम यहाँ पे करना है। 97 × 97 यानी कि 97 का स्क्वायर प्लस में 93 है बटे में 97, यही है। ओके जी, गुणा में 97 कर दिया इन्होंने। कई बच्चे दिक्कत क्या करते हैं इसमें, 97 से 97 काट दिया, इसको 97 × 93 मान लेते हैं, इसको प्लस नहीं मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट कर देते हैं, -93। अब देखो 97 से 97 गया, ओके जी, +93 -93 ये भी कट गया, और ये सब अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट 97 का स्क्वायर यानी कि 97। इजी क्वेश्चन, आगे ये आप इजीली कर लोगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी है उसी रेशियो में उनका रुपया बटेगा, ठीक है। और एक और बात भाई, पहले मॉक को अटेम्प्ट करना है, पहले मॉक को अटेम्प्ट करना है, फिर टेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर नज़र मार लो एक बार, जिन जिन क्वेश्चन का आपको देखना है, और उसके बाद एनालिसिस में आ जाओ, आपके साथ ही एनालाइज हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग का तो टीचर के साथ ही आपका, ठीक है। ओके जी, ये नहीं है कि पहले आप मॉक देख नहीं रहे डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हो, अपनी तैयारी को आप खराब करोगे तो हम थोड़ी बता सकते हैं आप खराब करने पर उतराए, तो पहले मॉक अटेम्प्ट करो। तो ये भी इजी ही है। एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 150 सेकंड में, तो जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ट्रेन को, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन खुद की लंबाई और जो भी प्लेटफॉर्म की लंबाई है हमें पता नहीं, उन दोनों को कवर करने में 150 सेकंड लेती है, ठीक है जी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। और ट्रेन एक बंदे को क्रॉस करने में 50 सेकंड लेती है, जब बंदे को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई जितना क्रॉस करती है, तो खुद की लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 50 सेकंड लग रहे हैं, और 150 सेकंड लग रहे हैं दो काम करने में, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। तो इस 150 में से 150 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन खुद की लंबाई कवर करने में तो 50 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेवल करने में 100 सेकंड लेगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ट्रेन की खुद की लंबाई है 350 मीटर, यानी कि 50 सेकंड में तो ये 350 मीटर जाती है, तो फिर 100 सेकंड में कितनी जाएगी, 350 का डबल 700। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। ये भी इजीली कर लोगे, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। आगे बढ़ता हूँ, मैं ये बताऊंगा नहीं, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। हाँ, ये बता देता हूँ भाई। तो x + 1/x की फॉर्म है, इसको हम पावर कम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि x + 1/x की फॉर्म कुछ भी दे दे, अगर वो इसको दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने इसी को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई किया और मैं इसको इधर उठा लाया। तो वो करता क्या है, ऐसे क्वाड्रेटिक भी दे देता है, तो आपको डरना नहीं है कि क्वाड्रेटिक में हमने निकालना है। आप x + 1/x में निकालो, बाद में देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी।
और देखो जब x प्लस वन बाई एक्स है, इन दोनों की पावर है 1, इसकी क्वाड्रेटिक बनाओगे तो 2 आएगी पावर। तो यहां पर इसकी पावर 2 है, यानी कि x प्लस वन बाई एक्स तक हमें जाना है। ओके जी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ 2 जोड़ दूंगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर है 121। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 11। अब आप दोनों तरफ 2 भी जोड़ सकते हो, लेकिन जब आप दोनों तरफ 2 जोड़ोगे फिर से, तो 11 प्लस 2 13, 13 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि कहीं x माइनस वन बाई एक्स से तो नहीं बना दी क्वाड्रेटिक, हो सकता है x प्लस वन बाई एक्स से भी बना दी हो, पर x प्लस वन बाई एक्स निकलेगा रूट 13, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो। और मैं इस तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा कि मॉक टेस्ट दे रहा है बच्चा तो सिलेबस करके बैठा है, तो उस पेज पर बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा तो अननेसेसरीली लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो रूट 13 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता, वो है नहीं, तो उसके बाद भी अगर मेरे दिमाग में आ जाए कि यार -2 कर दूं, तो इस तरफ ये किस चीज का स्क्वायर हो गया, तो ये सारा हो गया x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर। तो मैंने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया भाई, तो इसका अंडर रूट आएगा x माइनस वन बाई एक्स, 11 माइनस 2 का अंडर रूट आएगा 9 का अंडर रूट 3। तो अब इसको क्वाड्रेटिक में बदल दो, x माइनस वन बाई एक्स में तो उसने पूछा नहीं, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसने इसकी वैल्यू पूछ ली, तो हमें इतना पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1 को उधर भेज दो, इज इक्वल टू 1। तो अगर ये सारा 1 है, 1 प्लस 4 5। और मैं आपको सॉल्यूशन इस तरीके से बताऊंगा जैसे आप एग्जाम में सोच पाओगे, जैसे आप सोचोगे। ठीक है, कोई हाई फाई या मतलब ऐसे मेरा मोटिव नहीं है, रियल में रिजल्ट आए अपना वो मोटिव है, उसी तरीके से हम चलेंगे। ठीक, आगे बढ़े भाई। ओके, तो और हाँ, मान लो ये क्वेश्चन किसी का फ्लो तोड़े, वैसे तो नहीं तोड़ना चाहिए, एनफ प्रैक्टिस किए तो, अगर किसी का फ्लो तोड़े तो मार्क एंड रिव्यू कर दो, नेक्स्ट राउंड में कर लो ये क्वेश्चन। तो ये भी आप इजीली कर लोगे, बट मैं स्पीड में करके दिखा देता हूँ। नहीं, ये तो आप कर ही लोगे, हाँ वो दूसरा आप कर ही, या मैं बता देता हूँ, हो सकता है किसी को फायदा हो जाए। देखो 36 आदमी 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, तो काम इन्होंने स्टार्ट किया और 4 दिन तक किया। हम डायरेक्टली उत्तर लिख सकते हैं एक स्टेप में, तो 36 आदमी 12 दिनों में कर सकते हैं, 4 दिन का काम तो कर दिया ना भाई। तो 12 में से 4 गए 8, तो काम बचा कितना, 36 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, इतना काम बचा। मैं बचे काम की बात कर रहा हूँ, इस बचे काम को अब कितने लोग करेंगे, 36 थे, 9 और आ गए, इसी बचे खुचे काम को 36 प्लस 9 45 करेंगे। 9 पांजे 9 चौके 8 चौके 32/5, बचा खुचा काम इतने दिनों में होगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी आप इजीली कर लोगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये भी एक बार बता देते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वो आपको ऐसे देगा सीकेंट समथिंग इज इक्वल टू कोसिकेंट समथिंग, ऐसे देगा वो, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, लाइक ऐसे। तो यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये तभी होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं कुछ, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम 90 है ना, हाँ जी सर। तो एग्जामिनर इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को एक दूसरे के सामने देगा ऐसे, साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, टेन और कोट ऐसे दे देगा, टेन थीटा प्लस 15 इज इक्वल टू कोट 3 थीटा माइनस 10 कुछ भी। तो आपको पता, अच्छा टेन और कोट आमने सामने आ गए, तो यानी कि इन दोनों का सम 90 है। ऐसे सीकेंट और कोसिकेंट है, तो जैसे ही मैं ये देखूंगा मैं ये करूंगा कि अच्छा दोनों एंगल का सम 90 है, तो 4 थीटा और 2 थीटा यानी कि 6 थीटा प्लस में 36 इज इक्वल टू 90। 36 अगर उधर जाएगा, 9 में से 3 गए 6, 5 लूंगा मैं 54, 6 नी में 54, थीटा इज इक्वल टू 9। अब देखो करें इसको, 9 3 27, तो कोस 27 डिग्री तो आपको नहीं पता, तो या तो कोई फॉर्मूला लगेगा, कुछ देखते हैं आगे। 9 दूनी 18, टेन 18 भी आपको नहीं पता, 9 8 72, टेन 72 आपको नहीं पता, देन 9 ढाई 90 कोस 90। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर छुपा है, यहाँ पर वो बस ऐसे ही कुछ कुछ दे रहा था, कोस 90 इज इक्वल टू 0, इस चीज के बेस पर वो कुछ कुछ लिख रहा था कि 0 इंटू एनीथिंग इज 0।
तो डायरेक्ट दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ के दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। चलो इंस्टॉलमेंट वाला भी एक बार क्विकली कर लेते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली है भाई, ठीक है। रेट 8% पर एनम है, तो हाफ ईयरली की रेट कितनी हो जाएगी, हाफ ईयरली की रेट होगी 4%, यानी कि 100 रुपये के 104 हो जाते हैं भाई एक साल में, एक साल में नहीं 6 महीने में, एक कंपाउंडिंग में। तो मैं 4 से काट रहा हूँ 25:26। तो अगर 2 इंस्टॉलमेंट की बात है तो ये कंसेप्ट है, पूरा बेसिक नहीं बताऊंगा, बस करके दिखा दूंगा सवाल को। 25 से 26 एक साल में हो जाएंगे। 2 इंस्टॉलमेंट की बात, एक साल में नहीं, एक कंपाउंडिंग में। 2 इंस्टॉलमेंट की बात है तो स्क्वायर कर दो, 3 की होती तो मैं क्यूब भी करता, तो दोनों का स्क्वायर 625 रुपये हो गए 676। ठीक है, ये चीज रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल को, ये चीज रिप्रेजेंट करती है इंस्टॉलमेंट को। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट दोनों बराबर हैं, तो ऊपर दोनों तरफ मैंने 26 से गुणा कर दिया, ताकि ये 26 × 26 है, ये भी 26 × 26 इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा 2, मैंने इसको दे दिया 50 × 13, यानी कि 650। तो बंदे ने किया क्या है, बंदे ने ये किया है कि उसने जो भी रुपए लिए थे, थोड़ा सा प्यार से बता दूं, जो भी उसने रुपए लिए थे उसको उसने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, उसने उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, और कुछ रुपए को उसने 1 साल के बाद दे दिया। तो 650 रुपए एक साल में 676 हो जाते हैं। तो इस रुपए का भुगतान उसने यहाँ पर कर दिया, और इस रुपए का भुगतान उसने यहाँ पर किया 676 रुपए देकर। 625 रुपए 2 साल में 676 देने पड़ेंगे 625 की जगह, अगर 4% रेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ब्याज दिया, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा ब्याज दिया, इन दोनों का डिफरेंस, वो हम यहीं पर कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है भाई, इसी से देख लेना, यहाँ पर 676 करने की जरूरत नहीं है, 626 रुपये का गैप है। इन दोनों में कितना गैप है भाई, 51 रुपीज़ का गैप है। तो इन दोनों को जोड़ो जरा, 77, टोटल ब्याज 77 दे रखा भाई ने, 77 यूनिट। और उसने कुछ ना कुछ बताया होगा, उसने बताया है कि इंस्टॉलमेंट इतने की है हमारे हिसाब से, तो इंस्टॉलमेंट 676 की है, यानी कि 676 की वैल्यू इतनी है रियल में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, इतनी। 77 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी, इतनी। 676 क्या है, 26 × 26, तो पक्का 13 से कट रहा होगा ये। 13 दूनी 26, और एक और 26 अलग से लिख दिया मैंने, 26 × 26 होता है ना। 13 चौके 52, 13 13 छके 78, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4 में 36, 9 7 63, 9 7 63 और 6 693। अब क्या गड़बड़ कर दिया, 9 7 63 6 9 7, ऑप्शन में क्यों नहीं है यार, 4, अरे यार 8 पर कटना था ये, बहुत ज़्यादा जोश आ गया। 8 7 56, 56 और 5 61 616, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप इजीली कर लोगे। एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपसे सिर्फ x + y पूछा है, सिर्फ x + y, तो आप सिर्फ 24 का मतलब है 8 और 3 की डिविजिबिलिटी, तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट पे बेस होती है। तो सिर्फ x + y पूछा, बट y भी निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर तो रहने, चलो मैं करके ही बता देता हूँ फिर आप। 8 से भी होना चाहिए ना, सिर्फ उसके बेस पे नहीं कर सकते। 1013 101, ये बिल्कुल एक रिपीटेटिव पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है भाई, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको। तो अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है, यानी कि वो 3 और 8 से डिविजिबल है। अच्छा, तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा y की जगह क्या आए कि इन 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए। अब स्टार्टिंग में 0 है तो क्या ही, सिर्फ एंड के 2 डिजिट देख लो, तो यहाँ पर 0 रखूंगा तो 0 0 8 डिविजिबल हो ही जाएगा। तो y की वैल्यू है 0, काम चल जाता है। ओके जी, अब ध्यान से सुनो, y की एक पॉसिबल वैल्यू 0 है, अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी इसमें 4 जोड़ दो, अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी इसमें 4 जोड़ दो। ठीक है, अगर आपको y की एक पॉसिबल वैल्यू यहां पर पता चल जाए ना, तो अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी जब आप उसमें 8 जोड़ दोगे। अगर यहां पर पता चल जाए, अगर हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 8 का आधा कर दो, यहां पर कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू पता लग जाए तो उसमें 4 4 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू, अब 4 का भी आधा कर दो 2, यहां पर कोई भी पॉसिबल वैल्यू मिल जाए
उसमें दो दो जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू मिल जाती है। तो y की सारी पॉसिबल वैल्यू ऐसे चार चार जोड़ के हमने निकाल दी। ओके, अब हम देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 के मल्टीपल काट देंगे, 2 और 1 3 गया, 3 गया, 8 और 1 9 गया। तो x प्लस 1 प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई, एक में क्या जोड़ू कि भाई 3 आ जाए, 2। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ दो, 3 की डिविजिबिलिटी है 3 और 2 5, ऐसे चलता रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स प्लस वाई की। तो मैं y की मिनिमम वैल्यू उठाता हूँ एक बार। अगर y 0 हो गया तो x और y 2 हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, x 2 हो जाएगा। तो x और y की मिनिमम वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ूं। तो ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि एक आधे और क्वेश्चन कई हम सॉल्यूशन चाहते हैं बेसिकली। तो फिर जो थोड़ा सा डिस्कस करने लायक है उसको मैं उसी की भाषा में डिस्कस कर दूंगा। किसी को मान लो यहीं पर 18वां क्वेश्चन देखना है तो मैंने नंबरिंग कर ही रखी है, आगे करके देख लो भाई, है ना। अननेसेसरी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कोई बिल्कुल ही ईजी है, बेसिक। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं बट वैल्यू पुटिंग की कोशिश करेंगे, इजीली हो जाएगा। जब भी ट्रिगो और एलजेब्रा, ये बात मैं बार बार बताऊंगा, ट्रिगो और एलजेब्रा में जब भी आपको कोई पैटर्न देखने को ना मिले, पैटर्न होता है कि यार ये तो वो वाला क्वेश्चन है भाई, x प्लस 1/x की स्पेशल केस, तो आप पहचान गए, उस तरीके से कर दिया। आपको पैटर्न नहीं देखने को मिला तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है कि कहीं वैल्यू पुटिंग से तो नहीं हो रहा है। आदत बनाओ इसकी बार बार मॉक में, ठीक है। तो कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं दिख रहा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन है, ये तो सिंपली एक एक्सप्रेशन है। तो वैल्यू पुटिंग देखूंगा, कोस साइन टेन कोट है तो 0 और 90 नहीं रखूंगा, कोई ना कोई नोट डिफाइंड हो ही जाएगा। 45 डिग्री, 0 के बाद 45 है तो ठीक है, तो 45 डिग्री रखूंगा, वही रख दो ना, हाँ जी। तो 1/√2, कोस 45 1/√2, तो पावर 6 है तो एक बार स्क्वायर कर दूं, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अब उसका क्यूब 1/8। कोस और साइन तो बराबर होंगे, 1/8 प्लस 1/8 2/8 यानी कि 1/4 माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 45 पर 1 + 1 2 + 2 4, आगे आप कर ही लोगे, क्या रहे -3 आ रहा है मेरे ख्याल। स्पीड से एक बार बता दूं, 4 नंबर है भाई, ABCD। पहले 3 की एवरेज 19 है यानी कि पहले 3 का सम है 19 3 57। आखिरी 3 की एवरेज 17 है यानी कि आखिरी 3 का सम है 51, 17 3 51, एवरेज 17 है। तो इसको हम डेविएशन से भी कर सकते हैं बट अननेसेसरीली चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता, उसमें कोई हवाबाजी नहीं है, सिंपल तरीके से बहुत ही प्यार से निकल रहा है। अगर लास्ट वाला नंबर 23 है, अगर लास्ट वाला नंबर 23 है, इन तीनों का सम 51 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम हो जाएगा भाई 11 में से 3 गए 8, 4 में से 2 गए 2। अब पहले 3 का सम 57 है और इन 2 का सम 28 है, तो 57 में से 28 घटा दो, 17 में से 8 गए 9, 4 में से 2 गए, टिक कर रहा हूँ ना मैं, 2 29। आगे बढ़े। ये आप इजीली कर लोगे। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, बोट कॉस्ट प्राइस सेम है, तो सिंपली जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उनकी एवरेज निकाल दो। 3 है ना, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 कर दो। ABCD इसे, हाँ अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। हाँ, अगर किसी को नहीं याद है वो पैटर्न, उसको नहीं पता है, तो देन उसको टाइम लग जाएगा। तो ये मैं बड़े ही प्यार से बताऊंगा आपको, ठीक है, ज़रूरत था आपको इसकी। देखो, पहले इसके पीछे का कंसेप्ट बता दूं। मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका कोई भी एक डायगोनल किसी भी दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है m/n रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर मैं, और इनकी ये जो साइड है इनकी लंबाई है a b, BC की लंबाई b, CD की लंबाई c, DA की लंबाई d। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, देखिएगा इधर है ना m/n, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं a/d, a और d को ये m रिप्रेजेंट कर रहा है और b/c को n रिप्रेजेंट कर रहा है, m/n। ये एंड रिजल्ट है, यहाँ पर आप पहुंच जाओगे, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली पहुंच जाओगे। अभी बता देता हूँ कैसे, फर्स्ट बता देता हूँ ये भी।
देखो, हमें इतना पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन ऐसे खींच दोगे तो जिस रेशियो में बेस बटा है उसी रेशियो में एरिया बट जाएगा। ठीक है, अगर बेस m/n रेशियो में बटा है तो एरिया भी m/n रेशियो में बढ़ जाएगा इन दोनों हिस्सों का। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, आप इस ट्रायंगल को देखो, ACD को यहां से एक लाइन आई है DO, उसने बेस को बांट दिया m/n रेशियो में, तो ये एरिया भी m/n रेशियो में होगा। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर मैं इस m और n की जगह 2 और 3 ले लूं, समझने में आसानी रहेगी। इसको मैं मान लेता हूं, क्या भाई, इसको मैं मान लेता हूं 2, इसको मैं मान लेता हूं 3, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया सपोज 2A हो गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया 3A हो जाएगा। ऐसे ही इधर देखोगे, इस ट्रायंगल को भी इस लाइन BO ने 2:3, इस ट्रायंगल के बेस को भी BO ने 2:3 रेशियो में बांट रखा है, तो इसका एरिया अगर 2B हो गया तो इसका एरिया 3B हो जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया, वहां पर मैंने रेशियो को 2A 3A लिया, यहाँ पर 2B 3B, मल्टीप्लाइंग फैक्टर A और B अलग अलग लिए हैं। दो चीजें सेम रेशियो में हैं तो वो 2000 और 3000 भी हो सकती हैं, 200 और 300 भी हो सकती हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग हो सकता है। ठीक है जी। और दूसरा, एक तो ये चीज हमने कर लिया, इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक और कंसेप्ट आपको चाहिएगा इसे मर्ज करने के लिए। तो 2A 2B 2:3, तो इन दोनों का हो जाएगा भाई 2:3। ठीक है, चलो यहीं से वो बता देते हैं। और दूसरा, हाँ जी, ठीक है। देखो, तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इस पूरी ट्रायंगल ABD का एरिया ये हो गया 2A + 2B, ट्वाइस ऑफ A + B। और इसका एरिया हो गया, ये आपको ये पूरा प्रूफ देखना जरूरी है, ये तो याद नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। इसका हो गया 3A + B, 3A + 3B, A + B से A + B कट जाएगा, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 2, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 3। ठीक है, इससे अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी साइक्लिक हो या ना हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, आपने उसके डायगोनल खींच दिए। ठीक है, अब इस वाले डायगोनल की लंबाई अगर 2 है, और मतलब इतने हिस्से की, और इतने हिस्से की लंबाई 3 है, तो एक सिंपल सी बात है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ऊपर वाली ट्रायंगल के हिस्से में डायगोनल आया है 2 यूनिट, नीचे वाले ट्रायंगल के हिस्से में डायगोनल आया है 3 यूनिट, तो जिस ट्रायंगल के हिस्से में जितनी लंबाई आई है डायगोनल की, उसका उतना ही एरिया है। रेशियो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 2:3। अगर मैं आपको एक और क्वाड्रिलेटरल बनाकर दूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक लंबाई है 3 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक लंबाई है 4 यूनिट, तो ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है और नीचे वाली ट्रायंगल है, इनके एरिया का रेशियो होगा 3:4। जिसके हिस्से में डायगोनल की जितनी लंबाई आई है ना, उसी रेशियो में एरिया बढ़ जाएगा। यही मैंने यहाँ पर प्रूव किया है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। ओके जी, तो यहाँ पर हम ये समझ गए, यहाँ पर हम ये समझ गए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दैट इज इक्वल टू 2:3। ट्रायंगल ABD के अंदर 2 यूनिट आया है डायगोनल, ट्रायंगल BCD के अंदर 3 यूनिट आया है ट्रायंगल। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं। क्या चीज बताना चाह रहा हूं, ट्रायंगल ABD का अगर आप एरिया निकालोगे तो इस एंगल को आप मान लो जी थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक रूल आएगा 180 - थीटा, और हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 - थीटा। तो अगर आप ट्रायंगल ABD का एरिया निकालोगे तो वो होगा हाफ AB साइन थीटा। इन दोनों साइड के बीच में एंगल गिवन है, दोनों साइड की लंबाई गिवन है, तो हाफ A × D × साइन थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCD का, दो साइड की लंबाई पता है, बीच का एंगल पता है, तो हाफ BC साइन 180 - थीटा। हाँ जी सर, अब ये मैंने आपको बताया कि साइन थीटा और 180 - थीटा तो सेम होते हैं, और हाफ से हाफ कट गया,
अब ये फाइनल रिजल्ट आप कैसे याद रखोगे, देखो ध्यान से, हमें दो चीज ध्यान में रखनी है कि जब कहीं पर भी ऐसे डायगोनल इंटरसेक्ट हो तो इस ट्रायंगल के हिस्से में 2 यूनिट आया, इस ट्रायंगल के हिस्से में 3 यूनिट आया, तो इसका एरिया 2 यूनिट, इसका एरिया 3 यूनिट। डायगोनल की लंबाई ये बताती है कि उसका एरिया कितना होगा। और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। हाफ ए बी साइन थीटा, इसका भी हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ भी कट जाएगा, साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा भी कट जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया इनके प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। इस ट्रायंगल के एरिया को इनका प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट करता है और ये भी रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रायंगल के एरिया को इनका प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट करता है और ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैंने लिखा a इंटू डी और इस ट्रायंगल का एरिया मैंने लिखा b इंटू सी। मैंने दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लिख लिया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये दो साइडों से मिलकर बनी है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट, और इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है 2:3। बस मैंने यही लिखा था। मैं डायरेक्टली रटवा देता इसको तो याद नहीं रहता, क्या फायदा, 5 मिनट बोल लेंगे तो याद तो रहेगा। ठीक है, अब आगे से आपको ये याद रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं बहुत, अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उसने 1:1 रेशियो में ही डिवाइड करवाया है, बट वो किसी भी रेशियो में डिवाइड करवा ले क्या ही फर्क पड़ता है। अब करो इस क्वेश्चन को, पहले नहीं किया था तो एक स्टेप में हो जाएगा। देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है भाई, इन विच डायगोनल BD बाइसेक्ट अदर डायगोनल AC। BD है ये AC को बाइसेक्ट करता है, AC को बाइसेक्ट करता है 1:1 रेशियो में बांट रहा है, बाइसेक्ट यानी कि 2 बराबर रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, 1:1। तो अब कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है, देखो किस ट्रायंगल के हिस्से में आया है 1, इस ट्रायंगल के हिस्से में ABD के हिस्से में 1 आया और ट्रायंगल BCD के हिस्से में 1 आया। अगर एग्जामिनर यहीं पर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड BCD, तो आप बोलोगे 1:1, जिसके हिस्से में जितना डायगोनल आएगा वो उसके रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। अब उसने आगे क्या बताया, उसने आगे बताया है AB 15 है, BC 12 है, CD 10 है, और ये उसने पूछी है, मैंने x मान ली। तो ट्रायंगल ABD का और ट्रायंगल BCD के एरिया का रेशियो पता है, तो ट्रायंगल ABD के एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, 15 और x करेगा रिप्रेजेंट, और 15 इंटू एक्स। और ट्रायंगल BCD के एरिया को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 12 इंटू 10 करेगा, और उसने इनका रेशियो क्या बता रखा है 1:1। तो अब कर लो सॉल्व। ठीक है, 12 इंटू 10 120, 15 8 120, x उधर ऊपर 8 उधर ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 8, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ो। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटा रखा है, जो कि 4ab होता है, कर ही लोगे। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है ये भी आप इजीली कर लोगे टाइम एंड वर्क का। भाई 9 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे, मेरे ख्याल डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। ये दिखने में बड़ा है बट डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं। देखो आप इसको फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा इसके साइज को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाए तो हम छोड़ देंगे, सपोज बिना पढ़े हम छोड़ दे तो हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे या मार्क एंड रिव्यू करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। स्किप उसको करते हैं कि कैसे होगा, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। वो कब है, जब आप पढ़ लोगे कि नहीं, जब आप पढ़ ही नहीं रहे किसी क्वेश्चन को तो मार्क एंड रिव्यू करोगे ना, क्या पता आसान हो, मार्क एंड रिव्यू करेंगे, बट इजी है, आप कर लोगे। हाँ, ये भी मजेदार क्वेश्चन है भाई, तो मैं हिंट दे दूं, अगर आपसे पहले नहीं हुआ तो मैं हिंट दे देता हूं। तो ये होएगा, यहाँ पर उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है कि अपने पास एक ट्रायंगल है और उसके बाहर एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस, तो एक ट्रायंगल हो और उसके बाहर एक सर्कल हो। जो लोग बहुत ज्यादा फॉर्मूले रटते हैं ना, दुनिया जहान के फालतू की बकवास फॉर्मूले रट लिए, तो उनके लिए एक मुश्किल और हो जाती है, क्या कि सरकम रेडियस को लेकर आपने 10 फॉर्मूले रट लिए, पेपर में रिलेवेंट है एक ही। जिसने एक रटा है उसको तुरंत याद आएगा, वो वाला तो नहीं लग रहा। जिसने 10 रटे हैं वो डरता रहे, जो 10 रटा है वो तो ये सोच के बैठेगा 10 और पढ़े हैं पता नहीं उसके ऊपर बेच तो नहीं आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा। काम काम की चीजें याद करनी होती है। तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है जो किसी भी ट्रायंगल के बाहर बने हुए सर्कल का रेडियस जिसमें इन्वॉल्व होता है, सर्कम रेडियस जिसमें इन्वॉल्व होता है, वो ये वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R।
तो हम देखेंगे कहीं ये तो इन्वॉल्व नहीं है, यही इन्वॉल्व है इसके अंदर। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस इसमें इन्वॉल्व है, उसका भी एक ही फॉर्मूला है अपने सिलेबस में, मल्टीपल फॉर्मूले हैं ही नहीं। ठीक है, ये वाला केस अभी देखते हैं भाई। एग्जामिनर ने क्या बोला है? एग्जामिनर ने बोला है इन ए ट्रायंगल क्यू पी आर एंगल पी इज इक्वल टू 60, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल क्यू पी आर। ट्रायंगल क्यू पी आर को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसके रेडियस की लंबाई यानी कि सर्कम रेडियस इज 4√3। तो ये नहीं है आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन कैसे होएगा, बट आपके दिमाग में आना चाहिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का रेडियस है, तो कहीं ये वाला फॉर्मूला तो नहीं है। तो हम पुट करके देखेंगे क्या पूछा है, क्या दे रखा है। उसने पूछा देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड क्यू आर की लंबाई बताओ। अच्छा जी, तो ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी है इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लंबाई। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स में मान लेता हूं ए बी और सी। ठीक है, हमें सी निकालनी है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ? दो साइड की लंबाई है, हाँ जी सर। उसके बीच का एंगल है, हाँ जी सर। तो एरिया कैसे आएगा? हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी साइन 60 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 इंटू में रेडियस 4√3। तो ए बी से ए बी कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ए बी से ए बी कट गया, इसीलिए उसने सी की वैल्यू पूछी है, तभी वो पूछ पाया है। ठीक है, तो 4√3 ऊपर जाएगा तो 4 3 12 ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम ऑफ चेतन। तो भाई स्कूल और घर के बीच में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ऑफ कोर्स ये डायग्राम नहीं बनेगा, एग्जाम बनाएंगे नहीं हम। ऑन ए पर्टिकुलर डे ही वाज लेट, वो 2 घंटे लेट था। ठीक है, तो क्या हुआ? उसने स्कूल में जल्दी पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे कि अगर वो 2 घंटे लेट था तो उसके पास 2 घंटे कम थे, फिर भी उसने अपनी स्पीड को 15 बढ़ा के वो टाइम पर पहुंच गया। यानी कि अगर स्पीड को 15 बढ़ाते हैं तो टाइम 2 घंटे कम लगता है। सिंपल सी सिचुएशन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? व्हाट इज हिज न्यू स्पीड। जब भी उसने ये पूछना है उसकी नई स्पीड कितनी है, उसकी पुरानी स्पीड कितनी है, उसको नॉर्मली कितना टाइम लगता था। तो ये एक सिंपल सी सिचुएशन है, हम हमेशा ऑप्शन यूज करेंगे। मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा, बट ऐसे केस में हमेशा ऑप्शन यूज करेंगे। जब तक ऑप्शन बहुत गंदे ना हो, मतलब जब तक हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं हम करेंगे, बेस्ट रहेगा वो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अगर उसकी नई स्पीड 30 है, तो अगर उसकी नई स्पीड 30 है, ये उसकी नई स्पीड है, ओके, तो 30 की स्पीड से उसको कितना घंटा लग रहा होगा? उसको लग रहा होगा 6 घंटा। तो उसकी पुरानी स्पीड क्या रहेगी? नई स्पीड यानी कि बढ़ाने के बाद, तो पुरानी स्पीड रहेगी 15 की स्पीड से। तो 15 की स्पीड से तो इसको 12 घंटा लग रहा है, तो क्या 2 घंटे का फर्क है? नहीं, काट देंगे। अब अगर मैं 25 से 180 को डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो अभी चेक नहीं करेंगे। हो सकता है 25 ही उत्तर हो, बट जो आसानी से चेक होएगा उसको पहले चेक करेंगे। 45 से करते हैं जी। तो 180 को अगर आप 45 से भाग करोगे, ये इसकी नई स्पीड है, तो 4 आएगा। पुरानी स्पीड क्या रहेगी? ये तो बढ़ाने के बाद आई है। 45 में से 15 घटा दो, 30। हाँ जी, 2 घंटे का फर्क है। स्पीड 15 बढ़ाने पर 2 घंटे कम लगे हैं, ये आपका उत्तर है। एक्चुअल में हम ऐसे करेंगे एग्जाम में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है यार, उसने नई स्पीड पूछी है तो नई ही दी होगी, ये नहीं है 30 और 45 लेके इसी को ठीक कर दो आप। ठीक है, दूसरा एक चीज बता देता हूं, जब भी ऐसा केस हो, डिस्टेंस होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक तो केस आता है कि किसी ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम हाफ हो जाएगा। ये बात है गुणा की, स्पीड 2 गुणा करी तो टाइम 1/2 गुणा। स्पीड को 10% बढ़ाया यानी कि स्पीड होगी 11/10 गुणा, तो टाइम हो जाएगा 10/11 गुणा। एक तो गुणा की बातें होती हैं, 1 2 गुणा तो दूसरा हाफ गुणा, स्पीड और टाइम में। कुछ बातें होती हैं प्लस माइनस की, कुछ चेंजेस। वो बोलेगा स्पीड को मैंने +15 कर दिया, तो ये नहीं है कि टाइम -15 होगा, टाइम हुआ है -2। अब स्पीड को +10 करेगा तो ये भी नहीं है इसी रेशियो में ले दोगे ना, फिर कुछ और ही केस चलेगा। तो जब प्लस माइनस वाला क्वेश्चन हो तो एक फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, इसी से बनाऊंगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो मैं स्पीड लिखूंगा S1 S2, क्योंकि अपने पास 2 स्पीड है, एक तो ओरिजिनल और एक बढ़ाई हुई या घटाई हुई।
अगर वो स्पीड को कुछ घटा देगा तो टाइम भी कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा यार, कम स्पीड पे जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी प्लस माइनस की बात आए सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कि सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड बढ़ा दी और टाइम इतना कम लगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और दोनों स्पीड का डिफरेंस नीचे लिखोगे और दोनों यहाँ पर लिखोगे डेल्टा टी। तो स्पीड की जगह मैंने क्या लिखा ये, और टाइम की जगह मैंने क्या लिखा ये। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे याद रखोगे। डेल्टा एस है जो दो स्पीड्स थी उनके बीच का फर्क, डेल्टा टी है जो दो टाइम थे उनके बीच का फर्क, यानी कि 2 घंटे का फर्क आया वो ये है। स्पीड में 15 का फर्क आया वो ये है। या फिर इसी की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, स्पीड की जगह डेल्टा ऐसे लिख दो, टाइम को ऐसे तोड़ दो, स्पीड और टाइम में से किसी भी एक को तोड़ सकते हो आप ऐसे, T1 T2 डेल्टा टी, तो दूसरे को फिर डेल्टा ही रहने देना, सिर्फ ऐसे तोड़, दिल करे उसको यूज कर लो, बट कोई भी एक याद रख लो, ये याद रख लो, बढ़िया अपना। मैक्सिमम क्वेश्चन में कंफर्टेबल, मैक्सिमम क्या सारे में कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। तो अपना डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, 180 है ना, इज इक्वल टू पहले उसकी स्पीड थी x, तो बाद में स्पीड हो गई x + 15, उसने बढ़ा ली, ठीक है। तो स्पीड के बीच में, दोनों स्पीड के बीच में डिफरेंस कितने का, 15 का, दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ओल्ड स्पीड मिल जाएगी इसको सोल्व करके, ठीक है। कैसे मिलेगी देखो, 15 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ भाई, गुणा में 15, क्योंकि यहाँ पर भी दिक्कत आती है बच्चों को इसे सोल्व करने में। तो यहाँ पर दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच में 15 का फर्क है कि नहीं, एक x है एक x + 15, तो ऐसे लिख लो, डिफरेंस 15 का है, माइनस लिखा है मैंने, और दोनों का प्रोडक्ट ये है। तो भैया जो डिफरेंस है ना उसमें से कोई चीज़ एक बार काट दो, प्रोडक्ट में से 2 बार काट दो, 15 ही दिख रहा है मुझे, तो 15 वहाँ से एक बार काटा, यहाँ से 2 बार काटा। तो अब मुझे ऐसे 2 नंबर निकालें जिनका डिफरेंस 1 है, उनका प्रोडक्ट 6 है, तो भाई 3 दूनी 6। अब जो 15 काटा था ना वो दे दो चुपचाप, ठीक है। तो एक चीज़ आ गई 15 दूनी 30, एक आ गई 15 3 75, ये छोटे वाली 30 है, ये बड़े वाली 75, सॉरी 15 3 45। उसने नई स्पीड पूछी है तो यानी कि बड़े वाली है 45, ठीक है। तो ये मॉक की एनालिसिस आपके लिए फ्रूटफुल कैसे होगी, अलग अलग बच्चा अलग अलग चीज़ में कमज़ोर है, किसी को कोई चीज़ सीखनी है, किसी को कोई चीज़ सीखनी है, तो जो चीज़ आपको आती है उसको धीरे धीरे स्किप कर दो, ये ना हो मैं कोई नई चीज़ बताऊं उसको स्किप कर दो, है। तो अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखना, आप ये मत सोचना कि सर ऐसे बनाओ वीडियो को वैसे बनाओ, सजेशन ज़रूर दे दो, बट टू द पॉइंट सिर्फ आपके लिए कैसे बनाओ, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करता हूँ यार मैं, ये तो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वॉल्यूम ये भी कोई दिक्कत ही नहीं है, एक बार बता देता हूँ। वो बता क्या रहा है, उसने एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, एक काइट को देखा, 60 डिग्री का एलिवेशन है, तो भाई ये 30 60 90 वाली ट्रायंगल हो गई। तो 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने √3 है, तो 90 के सामने 2 यूनिट है। वो बोल रहा है पॉइंट और काइट में कितने का फर्क है, अगर जो काइट की हाइट है, यही बोल रहा है ना, वो इतनी है, तो √3 का मतलब होता है 1.732, उसने बताया है इतना। तो हमने जो रेशियो माना है उससे 100 गुना है, चीजें दिख रही है कि नहीं साफ, इससे 100 गुना है, तो इस 2 की जगह 200 होएगा। कई बच्चे ये 100 बता देंगे, अरे उसने पॉइंट से और काइट का गैप पूछा है, ये क्या, ये भी आप इजीली कर लोगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, हाँ जी। तो जब भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे से मिले, मान लो एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया और यहाँ पर मिला दिया, तो ये एंगल होता है भाई साहब 90 + θ/2। अगर मैंने एक काम किया, इस ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर मिला दिया, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल होता है 90 - θ/2। अगर मैंने एक एंगल बाइसेक्टर अंदर वाला लिया और इसको एक्सटेंड करके एक बाहर वाला लिया, ये एंगल थीटा है, तो ये होता है θ/2। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये प्लस वाला होगा ये प्लस वाला। अब एक बात बताओ, 2 डंडी हैं ऐसे हैं, मैं ऊपर से हाथ रख के दबा दूं दोनों को, दोनों का मुंह खोल दूं, एंगल तो बड़ा हो गया ना, ये एंगल बड़ा होगा ना, इसका मैंने दबा के मुंह खोल दिया ऐसे, तो मुंह खुल गया, तो कितना मुंह खुला है उसी को एंगल बोलते हैं। तो ये बड़ा है, ये प्लस वाला है, ये फिर ये छोटा हो गया। अब प्लस वाला भी 90 + 90 - दोनों हो चुके हैं, अब क्या करोगे, अब सिर्फ सिंपल θ/2। तो यहां पर ये जो एंगल है ये है 90 + θ/2, थीटा का 19, ये एंगल है 90 - 19,
तो सिर्फ इतने के बाद ही आपको पता हो जाना चाहिए कि 1,90 से 19 बड़ा है, 1,90 से 19 छोटा है, तो 38 का गैप है दोनों में। अब इसको रट नहीं लेना है कि इनका डिफरेंस इसके बराबर होता है, जरूरत नहीं है इसे रटने की। ओके भाई, तो ये भी करवाई देता हूँ आपको। तो ये क्या बोल रहे हैं कि राहुल एक काम करता है, आइटम खरीदता है और उनको 150% ऊपर बेच देता है। ठीक है जी। 2020 में ड्यू टू प्रिवेलिंग कोरोना वायरस राहुल वाज अनेबल टू सेल हिज आइटम, राहुल के आइटम बिक नहीं रहे थे। Therefore, he announced a limited time offer in which a customer can get 3 items free for buying 7 similar items. 7 खरीदने पर 3 फ्री। तो जब भी आपको ऐसे हो कि आपने खरीदे कितने 7 और आपको फ्री कितने मिले 3, तो आपने हमेशा ये देखना है, जब भी आप डिस्काउंट परसेंटेज देखो कि डिस्काउंट परसेंटेज कितनी मुझे मिली मुझे, तो आप ये देखो डिस्काउंट क्या होता है, जितने की अपनी बचत हुई, जितना रेट कम करा लिया। तो हम हमेशा ये देखेंगे कि फ्री आइटम कितने हैं और मैं घर पर कितने आइटम लेकर गया। 7 आइटम का आपने रुपया दिया, ये लो भाई, दुकानदार ने वो 7 तो दिए ही दिए, 3 और दे दिए, 10 आइटम दे दिए। तो 3 आइटम फ्री है कितने पर 10 पर, तो 30% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। तो यहां पर एक तो 30% डिस्काउंट उसने दे दिया ऐसे करके, और उसने एक और एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, तो 2 डिस्काउंट दिए हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई दीक्षा को इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला, तो 2 डिस्काउंट मर्ज करने हैं हमने, और क्या ही है, एक तो 30% का डिस्काउंट है, एक 10% का, कैसे भी मर्ज कर लो आप। 30% का डिस्काउंट है यानी कि 7/10, 10% का यानी कि 9/10, 63/100, तो 37% का डिस्काउंट हो जाएगा। 100 की चीज़ 63 में जा रही है, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। इसके बाद रीजनिंग की डिस्कशन देखते हैं। तो अब देखते हैं हम रीजनिंग के सॉल्यूशंस। तो अप्रोच वही रहेगी जैसे आपको क्वांट्स में मिली है। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने करैक्टर पजल को लेके, तो इसको एक बार देख ही लेते हैं। देखो 9 और 6 से 25 क्रिएट कर लीजिए और 14 और 5 से 29 बना लीजिए। कोशिश यही रखनी है कि छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर क्रिएट करें। अब कैसे किया जा सकता है, अगर मैं 9 और 6 15 आपस में जोड़ दूं तो 15 का डबल करके -5 किया जा सकता है। तो 14 और 5 19, 19 का डबल करके -5 करेंगे तो 29 नहीं बनेगा। मोर ओवर अगर मुझे 9 और 6 15 अवेलेबल हो रहा है तो 15 में 10 जोड़ दूं तो भी तो 25 आ सकता है। 14 में 5 जोड़ दिए, 19 में 10 जोड़ दे तो भी कितना आ गया 29। तो सिंपल क्वेश्चन था ये कि थर्ड नंबर आपका कैसे क्रिएट हो रहा था यहां पर, कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करके उसमें अलग से 10 और जोड़ दीजिए। ठीक है, चलो उठाओ ऑप्शन। तो ऑप्शन के थ्रू आपका कौन सा आंसर हो सकता था, 27 और 8 35 प्लस 10 होना चाहिए था, 13 9 22, 22 और 10 कितना आ गया 32। सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घना आपका क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया है, कहता है ए क्यूब ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर पेंटेड येलो ऑन ऑल द फेसेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर ईच। अब देखो 8 सेंटीमीटर के भुजा वाले छोटे छोटे घन क्रिएट किए जा रहे हैं। साइड कितनी है ओवरऑल 80 सेंटीमीटर, तो 8-8 सेंटीमीटर की लेंथ वाले जितने भी आपके छोटे क्यूब्स बनेंगे, तो मैं कह सकता हूं ये 10 बाय 10 बाय 10 की क्यूब हो जाएगी। मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पीसीज हो जाएंगे 1000। तो पूछा क्या गया है कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ऑल द 3 फेसेस पेंटेड, तो आंसर हमेशा 8 आएगा। जब भी किसी भी बड़े क्यूब से छोटे घन क्रिएट किए जाएं, चाहे उसे कितने भी नंबर ऑफ पीसेस में क्यों ना डिवाइड कर दो, अगर उसे सिंगल कलर में पेंट किया गया है तो जितने भी आपको अवेलेबल होंगे ऐसे कितने छोटे गन हैं जिनके 3 फलकों पर पेंट हो रखा है, तो उसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज 8। ओके, अगर इसे आप बनाना चाहेंगे तो 10-10 के पीसेस बनेंगे, मतलब यहां पर n की वैल्यू जो है वो क्या रह जाएगी आपके पास 10। तो जो भी आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला है जिसकी 3 साइड्स पेंटेड फॉर्म में है, n-2 की पावर 0 इंटू 8, क्योंकि ऐसे स्मॉलर क्यूब्स कहां दिखाई देती हैं, कॉर्नर पे, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है 1 इंटू 8 कितना आ गया 8। जिसको भी फॉर्मूला फॉलो करने की हैबिट है ये उसके लिए था। ओके, चलो आगे।
फर्स्ट राउंड में ये भी हो गया होगा, ये तो बहुत सिंपल था, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो ये भी। नेक्स्ट, जहां करवाने वाला होगा मेरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इजी क्वेश्चन भी होगा ना, अगर मेरा कुछ ऐड ऑन करने वाला होगा पॉइंट, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। साइंस के ऊपर बेस्ड है, एंगल इज रिलेटेड टू, काफी ने डिग्री मार्क किया होगा, बट यहां पर रेडियन आएगा, एसआई यूनिट्स है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होते हैं, एनोलॉजी वाले, वर्ड एनोलॉजी में, वर्ड एनोलॉजी हो गया, वर्ड क्लासिफिकेशन हो गया, ये सारे के सारे, इसमें तो मैं आपकी क्या ही हेल्प करूंगा। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पर क्या था, कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होगा नंबर, वो आपको फिगर आउट करना है। तो नंबर है हमारे पास 7, 16, 40, 84 और 252। चलो 252 को साइड पे भी रख देंगे। हाँ जी, मल्टीपल बनेंगे। अगर मैं मल्टीपल बनाना चाहूं, देखो 7 का डबल प्लस 2 कर दो, ओके, 14 और 2 16, बट 16 का डबल करेंगे तो 8 जोड़ने पड़ेंगे, 16 का ट्रिपल करेंगे तो 8 माइनस करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये कोई पैटर्न नहीं बनाएगा, क्योंकि आगे ही देखिए 40 का डबल में 4 जुड़ रहे हैं, तो बेहतर है एक बार हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 7 और 16 में अंतर कितने का आया हमारे पास? 9 का। उसके बाद देखिए 16 और 40 में कितने का अंतर आया? 24 का। यहां पर देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 44। आगे तो कर ही नहीं सकते, तो यहां पर देखो कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रही, तो आप डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर लो। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 15 का। इन दोनों में कितने का आ रहा है? 20 का। अब यहां से आप जज कर सकते हो, जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है वो 5-5 के गैप में है। 15 में 5 जोड़ दो 20, फिर आगे क्रिएट कर दो डिफरेंस, 20 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा? 25। अब 25 किस में जुड़ेंगे? 44 में। 44 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 69। फर्दर 69 जो है इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस है, तो 84 प्लस 69, यूनिट प्लेस से रेफरेंस लो, 9 और 4 कितने हैं? 13। देखो यूनिट प्लेस 3 अवेलेबल है, तो 153 आपका आंसर हो गया। 84 में 69 जोड़ दीजिए तो आंसर क्या रहेगा? 153। देखो ये आपका हिट एंड ट्रायल के ऊपर था, एज्यूम कर लिया आपने। अगर आपको फिर भी डाउट रहे तो इसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो इसी से आपका क्या बनना चाहिए था? 252। तो 69 में 30 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका? 99। तो 153 में अगर आप 99 जोड़ेंगे तो 252 एग्जैक्ट आंसर बन रहा है। वैसे कोशिश करनी है कि आपको क्रॉस चेक करने की नीड ना पड़े। सिंपल था, इक्वेशन सॉल्व करनी थी। अब देखो मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूं, आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। एक तो डायरेक्शंस को ध्यान से गो थ्रू करना, क्योंकि ये मिक्स का केस था, काफियों ने गलती की होगी डिवाइडेड बाय को साइन को सॉल्व करने के लिए। देखो यहां पर हमेशा रिक्वायरमेंट को टारगेट किया करो पहले, कि आर का रिलेशन जेड के विद रिस्पेक्ट टू बताना है, तो बस आर से लेके जेड तक ही इक्वेशन को सॉल्व करो, फालतू के पर्संस को इंक्लूड मत करो। उसे इंक्लूड तभी करना अगर जैसे आर का रिलेशन जेड के विद रिस्पेक्ट टू बताना है, मतलब आर का जेंडर पता होना चाहिए। अगर सपोज आपने इसे सॉल्व किया मल्टीप्लिकेशन के साइन को, अगर यहां पर आर का जेंडर नहीं पता चलता तो पी डिवाइडेड बाय आर को तो यूज करो, अदरवाइज नीड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रिक्वायरमेंट को पहले टारगेट किया करो कि पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट, सिंपल डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से आपको इन्हें अरेंज करना था, ये भी सिंपल था। एम्बेडेड फिगर, ये भी सिंपल था, आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूं मैं, और ये वाला पॉइंट भी है। नेक्स्ट, चलो एक ये कर लेते हैं। वही बात आती है जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, हमेशा छोटे नंबर से ही बड़ा नंबर क्रिएट करना। जैसे 5 और 7 से 32 बनाना है तो 4 और 14 से 30 क्रिएट करेंगे। कैसे? अगर मैं 5 और 7 को जोड़ दूं 12 से 32, मल्टीपल भी नहीं बनेंगे। या अगर मैं 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को 5 से गुना करोगे 35, 35 में 3 कम कर दिया 32। सिमिलरली 14 को 4 से गुना करेंगे तो 56 आएगा, 56 में कितने कम कर लोगे? 3, 6, 12 कितने? फिर भी आप 30 तक नहीं पहुंच पाओगे सिमिलर गैप को फॉलो करके। तो और क्या किया जा सकता है? हाँ, एक चीज देखिए, अगर मैं 5 का वर्ग लेके 7 जोड़ दूं तो भी तो 32 बनता है। 5 का वर्ग हो गया 25 और 7 कितना हो गया? 32। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, 16 और 14 हो गया 30। तो मतलब क्या यहां पर सेकंड नंबर कैसे क्रिएट हो रहा है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है उसका वर्ग लेके उसी में ही आपको थर्ड नंबर ऐड ऑन करना था, ठीक है, ताकि आपका सेकंड नंबर क्रिएट हो पाए। इसी तरह 49 और 11 कितना हो गया? 60। तो ए ऑप्शन से ही आपको अपना आंसर मिल रहा था।
नेक्स्ट जीके के ऊपर बेस्ड है, क्या ही करवाऊं मैं। हाँ जी, शर्ट्स का कोड गिवन है, कुर्तास का कोड गिवन है और फैब्रिक का बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। वैसे ये भी वन गो में अटेम्प्ट हो ही गया होगा आपसे, बट किसी से अगर प्रॉब्लम आई थी, टाइम कंज्यूमिंग लगा था, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। क्लू कैसे कैच करना है कि कोड किस तरह से क्रिएट हो रहा है हमारा। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है हमारा, हर लेटर की एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू को मेंशन कर लेंगे। तो ये तो टिप्स पे होनी चाहिए। 12, 11, 22, 22, 23 और 21। चलो अब आपको क्या करना है, सभी में से कोई भी एक लेटर पिक करो, उसकी पोजीशन वैल्यू को कंपेयर करो। अब देखो यहां 19, 18, 20, 19 और यहां पर भी 22, 22, 23, 21। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, देखो 4 नंबर को। अब 8 का कनेक्शन बनाओ या तो 9 का कनेक्शन बनाओ, किसी के भी साथ। अगर मैं 8 का कनेक्शन बनाऊं तो 12 के ज्यादा नियर बाय है, 8 में 4 जोड़ दो 12। बट इस लेटर का इस लेटर के साथ क्या लेना देना होगा, आपने काफी पैटर्न देखे होंगे। 9 का अगर मैं 12 से बनाऊं फिर भी बात बनती है, कैसे? क्योंकि अगर मैं पूरे वर्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, ये देखो 9 से 12 3 का इंक्रीमेंट आ गया, 8 से 11 3 का इंक्रीमेंट आ गया, 19 से 22 3 नंबर बढ़ गए। तो मतलब कि पूरे शब्द को 2 हाफ में डिवाइड किया गया और फर्स्ट हाफ में 3 का इंक्रीमेंट लगा। तो आपको सिर्फ पोजीशन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है। किसी भी एक नंबर का कनेक्शन बना दो किसी दूसरे के साथ। सिमिलरली आखिरी 3 में देख लीजिए, 18 और 3 21 हो गया, 19 30 3 22 हो गया, 20 और 3 कितना हो गया, 23 हो गया। समझ आ गया? तो यहां से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि पहले 3 लेटर को कंपेयर कर लो, शफल कीजिए, b + 3 कितना हो गया, e, ऑप्शन एलिमिनेट करते रहो। ठीक है, अब ये देखिए डबल ई यहां पर भी है, डबल ई यहां पर भी है, यहां पर क्या आ रहा है, ई और डी। तो दूसरा लेटर देखो, ए में 3 जोड़ दो तो कितना आएगा, डी आएगा। तो आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। आगे नीड ही नहीं है आपको कंप्लीट आंसर या सॉल्यूशन निकालने की। ठीक है, तो बस इतना सा ही टास्क आपको करना होता है, जहां पर भी लगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरा टाइम कंज्यूमिंग जा रहा है। नेक्स्ट, चलो यहां पर देखिए पहले नंबर कम हुआ फिर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम यही अप्रोच रखनी है कि आपको मल्टीपल्स ही बनाने हैं, वही क्वेश्चन का नेचर पकड़ के चलना है। यहां से पता चल जाएगा मोर ओवर 65 और 265 में काफी जमीन आसमान का फर्क है बाकियों के कंपैरिजन में। तो मल्टीपल लो, कितना गुना करना पड़ेगा, तो क्लियरली पता चल रहा है। अगर मैं इसको 60 मान के चलूं, क्यों, मुझे 65 का टेबल नहीं आता, तो 60 मान के चलें तो इसके 4 गुना के बराबर है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी तरह 23 से 65 तक जाना है, तो 23 के टेबल में 3 गुना कर दें तो 65 के करीब है कहीं ना कहीं। तो इसका 4 गुना हो रहा है, ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो आगे ये 2 गुना होगा। बस इतना ही मेरे लिए पैटर्न इनफ है। अब देखो अगर मैं 10 का डबल लेके चल रहा हूं तो 3 इसमें जुड़ रहे हैं। 23 का 3 गुना लेके चल रहा हूं, 69 होगा, 69, तो उसमें 4 कम हो रहे हैं। 4 गुना कर दिया, 65 का 4 गुना कितना हो गया, 260। 260 में 5 जोड़ रहा हूं तभी 265 बन रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है मुझे, आगे क्या होगा, इसका 5 गुना होगा। 5 गुना होने पे क्या होगा, पहले +3 -4 +5, फिर क्या होगा, माइनस का 6। तो 6 नंबर कम हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं ना प्लस और माइनस में। अब देखो यहां पर आइए, 265 का मैं क्या करने जा रहा हूं, 5 गुना करूंगा, फिर उसी में ही 6 सब्ट्रैक्ट भी करना है मुझे। यही चीज हो रही है ना, देखिए रेफरेंस लीजिए यूनिट प्लेस का, 5 को 5 से गुना करा, यूनिट प्लेस कितना आ गया, 5। 5 में से 6 माइनस करेंगे, 15 में 6 कम कर दो, कितना आएगा, 9। इकाई का अंक 9 होना चाहिए, तो आपका बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहां से रेफरेंस लेके चलिए, और अगर मैं 265 का 5 गुना लेना भी चाहता था, देखो करना कैसे है, 265 का 5 गुना, ध्यान से समझना। पहले 200 का 5 गुना कितना हो गया, 1000। फिर 60 का 5 गुना, लिखा 265 है बट 200 कंसीडर करना है। 60 का 5 गुना कितना हो गया हमारे पास, 300। 5 का 5 गुना कितना हो गया, 25। तो 1325 में 6 कम करेंगे तो 1319 हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, तो रिलैक्स होके नंबर्स को आपस में गुणा करना है। नेक्स्ट, ओड वन आउट, सिंपल था बहुत, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन दिया था ये तो पंडित वालों ने। 26 और ये कितना हो गया, 20। तो क्लियरली पता चल रहा है आंसर क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या के स्थान पर आता है, बाकी सम संख्या के स्थान पर आते हैं जितने भी लेटर्स थे। ये भी हो ही गया होगा। अब यहां पर देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट पकड़ लीजिए, जैसे कि अगर मैं इस ट्रायंगल को टारगेट कर लूं, पहले नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, फिर साउथ, फिर उत्तर, फिर दक्षिण, फिर उत्तर की तरफ आएगा। अगर उत्तर की तरफ आएगा तो मतलब यहां पर ट्रायंगल होना चाहिए था, इसकी पोजीशन तो वेरी ही नहीं कर रही।
सभी ऑप्शन में सर्कल की पोजीशन फिक्स है, तो सीधा आप किसके ऊपर आ जाइए, ये एरो के ऊपर, यहीं से ही आपको आंसर मिल जाएगा। पहले पूर्व दिशा में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया, साउथ में आ गया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, वेस्ट बन गया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, नॉर्थ, फिर क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ईस्ट में आ जाएगा। मतलब कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, चलिए ये देख लेते हैं, ये क्या बन रहा है, यहां पर लिख देता हूं मैं क्योंकि स्पेस ऊपर थोड़ा कम है, SIRR, और अगले दो लेटर्स हमें टारगेट करने थे। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, नहीं दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पहला लेटर कॉमन है, दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दूसरा लेटर कॉमन है, तो पहले लेटर को ही टारगेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्लेस वैल्यूज का रेफरेंस ले लेते हैं, 26, 24, 19, 9, 18, 18। ये क्या बात बन गई भाई, नंबर कम हुआ फिर बढ़ गया। चलो डिफरेंस लेके देखते हैं, 26 से 24 2 नंबर कम हो गए, 24 से 19 5 नंबर कम हो गए, फिर कितने नंबर कम हो गए, 10 नंबर कम हो गए, उसके बाद कितने नंबर बढ़ गए। अब देखो इधर डिक्रीमेंट लग रहा है, उधर इंक्रीमेंट लग रहा है, कैसे लग सकता है, ये देखिए 9 में 9 बढ़ा दूं, फिर 18 में 0, कोई पैटर्न नहीं होगा। एक चीज और कर सकते हैं हम, अगर ये डिक्रीमेंट में आ रहा है तो आपकी ए से लेके जेड में रेपिटेशन अलाउड है, आपका साइकिल रिपीट हो सकता है। कैसे रिपीट होगा, जैसे कि अगर मैं 18 से 9 तक जाना चाहता हूं, ठीक है, कोई लेटर है आर, वहां पर मैं आई तक जाना चाहता हूं 9 तक, तो कैसे अप्रोच करूंगा, पहले 18 में 8 जोड़ दिए तभी 26 बनेगा, 26 में और कितने जोड़ दिए, 9 जोड़ दिए, ये देखो, मतलब कि 18 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो आप लेटर आई तक पहुंचेंगे। तो इसी तरह अगर आई से आर तक पहुंचना है डिक्रीमेंट में, माइनस कर रहे हैं ना, तो 17 का डिक्रीमेंट आएगा। तो इसी तरह यही डिक्रीमेंट आगे कंटिन्यू करना है कि नंबर माइनस ही तो होता चला जा रहा है। तो मैं आपको काफी बार सेशंस में क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी नंबर से वही नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप लेटर जेड पे पहुंचते हैं। कैसे, अगर मैं आपको कहता हूं लेटर जे है, जे 10, 10 में 10 का डिक्रीमेंट करो तो आपको 0 नहीं बोलना, मतलब इसका प्लेस कितना होगा, जेड होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक लेटर से दूसरे लेटर तक आपको अप्रोच करना है तो अकॉर्डिंगली उतने ही नंबर्स का आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है। ओके, कैसे, जैसे मैं आर से आर तक पहुंचना चाहता हूं, जैसे आर से आई तक पहुंचे हैं वैसे आर से आर तक पहुंचे, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं तो आपके माइंड में ये चीजें फिट हो जाएं कि रेपिटेशन कैसे करनी है। पहले 18 में 8 जोड़ दो, 26 पे पहुंच गए, फिर 26 में 18 और जोड़ दो तभी आर पे पहुंचेंगे ना, तो 18 और 8 कितने हो गए, 26। मतलब किसी भी लेटर में 26 कम करो या 26 जोड़ दो, वापिस आप उसी लेटर पे आ जाते हैं। अब इस पैटर्न को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेके, 2 और 5 में कितने का अंतर है, 3 का, 10 और 5 में 5 का, 10 और 17 में 7 का, 17 और 26 में 9 का। तो ये क्या बन रहे हैं, देखो ओड नंबर्स का, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का डिक्रीमेंट है, 3, 5, 7, 9, आगे कितने का आ जाएगा, 11 का, फिर कितने का आ जाएगा, 13 का। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से, -2, -3 तभी -5 बना, -5, -5 तभी -10 बना, यही हो रहा है ना, या 17 में 7 कम कर दो तभी 10 बन रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे -17, -9 तभी -26 बना, -26, -11 कितना बन जाएगा, -37, -37 बोल दीजिए इन दोनों में डिफरेंस, तो -37 बोल दीजिए या -11 बोल दीजिए, बात एक ही होगी। ठीक है, अगर हम -11 बोल देते हैं तो देखिए अगर 18 में 11 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा नंबर यहां पर, 7, 7 का मतलब लेटर जी। तो आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। आपको अगले लेटर पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखना चाहते हैं देख सकते हैं, -11, -13, क्यों माइनस कर रहा हूं, -1, -2, -3, 5, या माइनस के साइन को गोली मारो, 2 और 3 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17 ऐसे कर लो, 11 और 13 कितने हो गए, 24, मतलब माइनस का 24 लग जाएगा। समझ में आ गई अब बात, अब अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो फिर। ठीक है, तो लेटर यहां पर क्या आ जाएगा, आई, माइनस का 17 चला जाएगा ना। आगे कॉन्टिन्यूअस पैटर्न ये भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, जहां कहीं भी लगे आपको टाइम कंज्यूमिंग है उसको सेकंड राउंड के लिए होल्ड पे रख दो। लेटर्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है तो आप 4-4 के ग्रुप्स इसमें क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, चलो लकीली इक्वली डिवाइड हो गए। कंपेयर करो, क्या कंपेयर कर सकते हैं, अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं और इस ऑप्शन की बात करूं, ये देखो रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। कैसे,
इनका सिर्फ लास्ट लेटर बी है और इन दोनों ग्रुप्स का क्या है, सेकंड और थर्ड लेटर, सॉरी थर्ड और फोर्थ लेटर बी है। तो ये ऑल्टरनेट होता तो अलग बात होती। तो क्या लॉजिक इसमें बन सकता है, ठीक है, ये लेटर बी स्मॉलर केस में है, अपर केस में नहीं है। चलो कंप्लीट करते हैं। ये देखो, मान के चल लेते हैं ये डबल ए बी है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, डबल ए बी आ जाएगा। आखिरी के 3 लेटर को, इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें, इधर पहला लेटर ए है तो यहां पर भी पहला लेटर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो ए से शुरू होना चाहिए, ये चेक कर लो। आखिरी से दूसरा लेटर ए होना चाहिए, ये देखो आखिरी से दूसरा लेटर बी है तो इसको एलिमिनेट कर सकते हो, आखिरी से दूसरा लेटर यहां पर क्या आ रहा है, ए। अगर डाउट या कंफ्यूजन रहे तो आप इन फिलअप्स को फिल करके देख सकते हो। क्या आ रहा है, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी। चेक कीजिए कॉन्टिन्यूटी में आपके ग्रुप्स क्रिएट हो रहे हैं नहीं, देखो ट्रिपल ए बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ट्रिपल ए बी, डबल ए डबल बी, कॉन्टिन्यूटी बन रही है। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका फाइनल आंसर आ गया। मतलब कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन अवेलेबल हो, जो कि पहले ट्रेंड आता था, मे भी अब भी आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, अब तो अपर केस में आ चुके हैं, तो वहां पर स्टार्टिंग और सीरीज की एंडिंग देखनी होती है। अपर केस में आते हैं ना, किसी भी लेटर से शुरू हो गया, किसी भी लेटर पे खत्म हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो ये चीजें पैरेलली चलती हैं, या तो ग्रुप क्रिएट करने हैं आपको, और साथ के साथ ऑप्शन भी हिट करवाते रहना है। जो मेरा आंसर ऑप्शन के थ्रू नहीं बन रहा, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहो, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, या तो दूसरा ऑल्टरनेट है, हर ऑप्शन फिट करके देख लो, जहां लगे कि वो ऑप्शन कॉन्टिन्यूटी आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको मार्क कर दो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये बेस्ट अप्रोच रहती है। अगले में देखिए क्या है, हो गया ये भी मिरर इमेज का केस है। 1 से 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, 3 बनेंगे, फिर 3 से 6 बन जाएंगे। मिरर और वाटर इमेज का केस आप कंसीडर करके अप्लाई कर सकते थे। नेक्स्ट, सिंपल है ये भी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेटर्स को अकॉर्डिंगली इंटरचेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ध्यान से करनी है, ये 18 से शुरू हो रही है, 18 A 12 C लाइक दिस। सिटिंग अरेंजमेंट सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना है वैसे तो आपको ये, ठीक है। ज्यादा बहकावे में नहीं आना क्वेश्चन के कि हाँ मेरी तो पकड़ बनी हुई है मैं कर लूंगा, बट फिर भी सेफ साइड लेके चलो। करना आप ही को है और कोई नहीं आके करेगा। अभी टाइम देना चाहते हो बाद में दे देना, बट सेफ साइड लेके चलो, ठीक है। चलो तो इसमें क्या गिवन है, कहता 6 पर्सन है, सारे के सारे केंद्र से बाहर की तरफ देख रहे थे, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। राइट और लेफ्ट का बस ध्यान रखना है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कहता U इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। U जो है वो W के तत्काल बाईं ओर है, तो U यहां पर आ गया। उसके बाद X सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन V एंड Y। X जो है वो V और Y के इन बिटवीन है, तो X यहां पर है तो V और Y यहां आ जाएंगे, X यहां पर है तो V और Y यहां आ जाएंगे। तो 2 केसेस बन रहे हैं, साइड पे रखो। कहता है W एंड V आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। W और V एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो अगर V यहां पर है तो X जो है वो Y और V के बीच में आ रहा था, तो Y यहां पर आ गया। जो पर्सन रह गए यहां बिठा देंगे। तो पूछा क्या है, U के तत्काल बाईं ओर कौन है, हाँ जी U का तत्काल बाईं ओर यहां पर कौन बन रहा है, ऑप्शन नहीं गिवन क्या, U का तत्काल बाईं ओर कौन कौन से पर्सन है, माई मिस्टेक 5 पर्सन दिए गए हैं, तो ये वाला 5th पर्सन की जरूरत नहीं थी, मैंने गलत काउंट कर लिया। U का तत्काल बाईं ओर कौन बन रहा है, Y अवेलेबल है। आंसर आ गया C ऑप्शन, क्योंकि इस वाले पर्सन की नीड भी नहीं पड़ रही थी, 5 पर्सन थे, सॉरी। आगे एनोलॉजी, चलो जी देखो फिर 15 से 242, तो क्लियरली पता चल रहा होगा आपको ये इसके वर्ग से थोड़ा ज्यादा है। 15 के वर्ग की बारे में बात करें, हाँ जी 15 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 225। 225 में कितना जोड़े 242 आ जाएगा, 225 में जोड़ देंगे 17। सिमिलरली 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग हो गया 441, तो 441 में कितना जोड़ें कि 464 तक पहुंच जाएं, 441 में जोड़ेंगे कितना, 23। अब इधर 17 जुड़ रहे हैं, इधर 23 जुड़ रहे हैं, क्या माजरा है भाई। 17 क्यों जुड़े, क्योंकि 17 15 से 2 ज्यादा है। 23 क्यों जुड़े, क्योंकि 23 21 से 2 ज्यादा है। सिमिलरली 35 का वर्ग कितना होता है, हाँ जी 35 का वर्ग कितना होगा, 1225। उसमें कितना जुड़ेंगे, 35 से 2 ज्यादा, मतलब इसमें 37 जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 5, मतलब के 1262 जो है आपका
फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, या अदरवाइज आपको पता है कि 35 के वर्ग में कोई वैल्यू जुड़ने जा रही है, मतलब 1225 से ऊपर की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट नंबर ऐड किए बिना भी आप आंसर ऑप्ट कर सकते थे। अगला सिंपल था, ये भी 1 गो में होने वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी लेवल का। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंडर आता है। कई बार मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, बट फिर भी नॉर्मल कनेक्शन बनाना होता है, लॉजिकल ऑपरेशन लगाने होते हैं आपको विद इन द नंबर्स, तो आपको 72 मिले, जैसे कि 6 और 8 को यूज करके। अब 6 के वर्ग के बारे में बात करें तो कितना हो गया 36, बट 64 जोड़ दें तो कितना आ जाता है ये 36 और 64 100। कोई बात नहीं बन रही। और क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता, 6 और 8 कितने हो गए 48, 48 में कितना जोड़े 24। देखो 48 में हम कितना जोड़ रहे हैं 24, पहले मैंने क्या किया 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें कितना जोड़ दिया 24, तभी मेरे पास 72 आया। आगे कोशिश करते हैं, क्या गिवन है 10 और 14, 10 को 14 से गुना कर दो कितना आएगा 140, 140 में 70 जुड़ेंगे तभी 210 बनेगा। भाई इधर 24 जुड़ रहे हैं, इधर 70 जुड़ रहे हैं, बस आपको इस चीज का कंक्लूजन निकालना था। इधर 24 को जुड़े क्योंकि 24 जो है वो 48 का हाफ है, 70 जो है वो 140 का हाफ है। तो इसी तरह 18 का 30 गुना कितना हो गया 540, तो 540 में कितना जुड़ेगा 540 का भी आधा, मतलब के 270 जुड़ेगा। तो 54 और 27 कितना होता है 81, मतलब 810 आपका उत्तर था। नेक्स्ट, कौन सी दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करें ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा सेकंड राउंड में ट्राई करिएगा, फर्स्ट राउंड में कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन देखो कितनी लेंदी है। चलो मोर ओवर, अगर मैं ऑप्शन के थ्रू कंपेयर करूं, बस आपको डिवाइडेड बाय फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरफ फोकस रखना है। अगर 12 और 30 इंटरचेंज होते तो ध्यान से देखिए, अगर 30 की जगह 12 आ जाता तो 120 12 का मल्टीपल है, आंसर हो सकता है। फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उत्तर हमारे पास जो है वो एक न्यूमरल वैल्यू में है। अगर 5 और 4 इंटरचेंज होते हैं, हाँ जी ये देखो 5 4 इंटरचेंज हो सकते हैं, फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होगा क्योंकि 120 30 से डिवाइड होता है, मतलब बी ऑप्शन भी वैलिड है। 16 और 12 अगर इंटरचेंज करते हैं, हाँ जी 16 और 12, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, 120 जो है वो 30 का मल्टीपल है। 30 और 20 को इंटरचेंज कर दें तो भी 120 जो है वो 20 का मल्टीपल है, 20 से डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन क्रिएट ही नहीं हो रहा और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू ही होगा। तो मैंने पिछले से पिछले मॉक में भी आपको बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने, तो एक फिक्स्ड रूल नहीं है ये, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसा हो सकता है कि आप पहले सी या डी ऑप्शन को पहले ऑप्ट करके देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं डी ऑप्शन को पहले टारगेट करता हूं, क्या क्या इंटरचेंज होगा, 30 और 20 इंटरचेंज करने हैं, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देख लेना मेरा, ये कितना बन जाएगा 48 माइनस का 12 प्लस का, ये देखो 120 डिवाइडेड बाय 20, ये 6 बन गया, 6 को 5 से गुना करो, ये कितना हो गया 30, और प्लस का 30 गुना 4, ये कितना हो गया 120। अगर ये 120 है तो ये सारा कैंसिल होना चाहिए, तभी 120 रिजल्ट आ पाएगा। तो ध्यान से देखिए 48 में 12 कम करेंगे 36, तो यूनिट प्लेस आपको 6 मिलेगा, यूनिट प्लेस तो आपको 0 चाहिए, मतलब आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं 16 और 12 इंटरचेंज करके देखते हैं। हाँ जी 16 और 12 अगर इंटरचेंज होते तो ये मन ही मन में करना है, आपको पहले फिल नहीं करके देखना कि पहले इक्वेशन को उतार लें, ऐसा कभी भी नहीं करना। 16 और 12 इंटरचेंज हो चुके हैं, ये देखो कर लो सॉल्व। 12 थी 36 माइनस का 16 प्लस का क्या बनेगा, देखो ध्यान से 120 बटा 30 4, 4 को 5 से गुना करो कितना हो गया 20, प्लस का कितना आ जाएगा 80। देखिए फिर क्या बनेगा, 36 में 16 कम कर दो कितना हो गया 20, 20 ये हो गया 20 ये हो गया 80 ये हो गया, 80 और 40 120, बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। तो देखो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, पहली बात इसको फर्स्ट राउंड में करना मत, हमेशा इसे सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करना। सेकेंड राउंड में जाके अगर आपके ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होते तो आप सी या डी ऑप्शन को पहले पिक करके देख सकते हो, वो आपकी किस्मत होगी, लक होगा कि आपका सी और डी से क्या पता आंसर आ ही जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है। यू का कोड गिवन है, टॉम का गिवन है, और हमें एसिड का निकालना था। कोई भी वर्ड उठा लो, मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो सेम ही है। जैसे टॉम का कोड उठा लेते हैं। हाँ जी टॉम का कोड क्या गिवन है मुझे यहाँ पर 315 102, 315 102
2। चलो पहले तो हमेशा कोशिश यही करनी है कि इसे सेकंड राउंड के लिए ही होल्ड पे रख के चलो, फर्स्ट राउंड में ट्राई मत करना, क्या पता आपको किस तरह का लॉजिक गिवन हो जाए। दूसरा, जैसे ही आपने इसे सॉल्व किया तो पहली कोशिश यही करो कि हर लेटर की एग्जैक्ट पोजीशन वैल्यू कंसीडर कीजिए। ठीक है, चलो अब कंपेयर करो कि आपको एज इट इज यहां पर नंबर अवेलेबल है। देखो लेटर 3 थे, डिजिट 6 थे, 6 डिजिट तो आपको ऊपर भी दिख रहे हैं। 20 दिखा नहीं है, 15 दिख रहा है, ये देखो 13 नहीं दिखा। पर ध्यान से देखिए डिजिट तो यही यूज हो रहे हैं। कैसे? अगर ये 20 अवेलेबल है तो 20 तो यहां पर भी अवेलेबल है बट रिवर्स करके लिखा गया है। 15 अवेलेबल है तो 15 ये भी तो गिवन है, देखो 1 और 5। 13 अवेलेबल है तो 1 और 3 यहां पर भी अवेलेबल है। मतलब जो ये डिजिट्स का सीक्वेंस है ना हर लेटर का, इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये देखो 3 1 5 1 0 2। तो सिंपल सा केस था ये भी। तो सिट का कोड निकालना है हमें, तो 19 9 20। तो आपका आंसर कैसे आएगा? देखो रिवर्स सीक्वेंस में डिजिट से लिखते जाओ, 02991, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 02991। अब यहां पर देखिए 6 डिजिट में कन्वर्ट किया गया, मतलब आई को 09 बोला जा रहा है, यहां पर अकेला 9 नहीं बोला जा रहा। तो मतलब यहां पर बनेगा 029091, मतलब कि डी ऑप्शन आंसर है। वो ऑप्शन के थ्रू मुझे पता चला कि आई 9 नहीं है, 09 है, 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखा गया इसे। अगला फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल पैरेट्स आर बर्ड्स और काउज का इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो सी ऑप्शन था। ये तो फर्स्ट राउंड में लॉजिकल रिलेशन आपको डिटरमिन करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो फंसने वाले क्वेश्चन थे, वैसे आसान लेवल का सेट था इस बार रीजनिंग का सेक्शन। मैथमेटिकल ऑपरेशन बस इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था आपके लिए। रेस्ट आपके 24 के 24 क्वेश्चन इसके अलावा बहुत ही ईजी लेवल के थे, फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करने वाले थे। ठीक है, चलो जी इस सेशन में इतना ही इस मॉक टेस्ट के लिए। जल्दी मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की तरफ। टेक केयर।